हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोलित्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी क्या उपयोगिता है और दोलित्र का सामान्य सा सिद्धांत लिखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोलित्र और फुल उसको डिटेल के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोलित्र की परिभाषा से। तो दोलित्र एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसकी सहायता से निश्चित आवृत्ति के विद्युतीय दोलन, अब यहाँ पर निश्चित आवृत्ति का विद्युतीय दोलन होता है, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, जिसमें साइन होता है एक, ये डायग्राम वर्गाकार होते हैं और दांते नुमा, जैसे आप हॉस्पिटल वाले में देखते होंगे ऐसे जिगजैग 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 चलता है। इस प्रकार के स्पंद मतलब सिग्नल्स होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब इन सिग्नल्स में दोलित्र में एक बैटरी से प्राप्त दिष्ट या डीसी ऊर्जा को प्रत्यावर्ती या एसी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोलित्र में हमें डीसी करंट प्राप्त होता है, डीसी करंट डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, और फिर उस प्रत्यावर्ती या फिर हम उसे एसी करंट में परिवर्तित किया जाता है, मतलब हम लोग उसे अल्टरनेटिव करंट में, प्रत्यावर्ती धारा में हम उसे परिवर्तित करने का कार्य करते हैं दोलित्र के सहायता से। यह निरंतर आवृत्ति तरंग में परिवर्तित कर देता है, मतलब एक जैसी तरंग में यह दोलित्र परिवर्तित कर देता है जो हमारी डीसी करंट होती है। अब दोलित्र का उपयोग हम कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, रेडार या अन्य संचार साधनों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में खराबी का पता लगाने में भी दोलित्र की सहायता होती है, सहायक होता है। और बाकी जो भी मैं लिखा हूं उन सब के डॉक्यूमेंट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसका सिद्धांत की। तो सिद्धांत है कि वस्तुतः दोलित्र भी एक प्रवर्धक है। अब प्रवर्धक क्या होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है वो, और इनपुट सिग्नल को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है प्रवर्धक। ठीक है, जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ निकलेगा। ठीक है, अब इसमें प्रवर्धक एक प्रवर्धक है जिसमें पुनः निवेश मतलब हो रहा है फीडबैक, अर्थात निवेश हो रहा है मतलब इनपुट हो रही है, का उपयोग किया जाता है। यदि किसी सिग्नल में निर्गत सिग्नल का कुछ भाग, निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट सिग्नल का कुछ भाग निवेशी सिग्नल के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ भाग जो है आउटपुट सिग्नल में हम निवेशी सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल के साथ मिश्रित कर देंगे, तो जो हमें सिग्नल प्रवर्धक में पुनः निवेशी प्रवर्धक कहते हैं। तो जो मिश्रित कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रवर्धक जो हमें प्राप्त होती है उसे हम पुनः निवेशी प्रवर्धक फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। पुनः निवेशी प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ होता है, वोल्टेज लाभ को हम लोग AF से लिखते हैं, और उसका जो यहाँ पर होता है आउटपुट का इनपुट के वोल्टेज के अनुपात को हम कहते हैं सिंपली तौर पर वोल्टेज लाभ। तो ये हो गया, हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे वोल्टेज लाभ को। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उपयुक्त व्यंजक में AF सिंपली पुनः निवेशन के कारण वोल्टेज लाभ है। AF हमारा वोल्टेज लाभ हो जाएगा, पुनः निवेशन कर रहे हैं मतलब इसमें हम दोबारा आउटपुट वोल्टेज में इनपुट वोल्टेज मिला के जो भेज रहे थे ना, वही है कि वो इसमें पुनः निवेशन हो रहा है। ए सामान्य प्रवर्धक का लाभ तथा बीटा निर्गत वोल्टेज का भाग है। ठीक है, ए जो है वो सामान्य जो हम अंदर कर रहे थे उसका भाग है, और जो निर्गत वोल्टेज हमने उसमें दिया था उसका भाग है, जिससे पुनः निवेश किया जाता है। हम निर्गत वोल्टेज जो हमारा आउटपुट निकला उसे हम दोबारा उसमें जोड़ देते हैं। आप इसे डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ बस हमारे पास है एक पावर सप्लाई, इधर लगा है प्रवर्धक, और यहाँ पर है हमारा पुनः निवेशी परिपथ। अब यहाँ पर से कुछ नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली हमारा प्रवर्धक से डायरेक्ट ऐसे घूम करके इधर वापस आ जा रहा है। ये हमारा होता है टैंक परिपथ। टैंक परिपथ में एक हमारा होता है सिंपली तौर पर संधारित्र, और एक होता है प्रेरकत्व तो लगा होता है कुंडली, और यहाँ पर हमारा सिंपली तौर पर प्रवर्धक होता है। अब देखिए कि जब हम AF पुनः निवेश के कारण वोल्टेज लाभ, तो ए सामान्य प्रवर्धक का लाभ तथा बीटा जो है निर्गत वोल्टेज का लाभ है, निर्गत वोल्टेज का भाग है, जिसे हम पुनः निवेश किया जाता है। हम इसे दोबारा
जो हमारा ये निकल रहा है, तो हम इसे पुनः इस तरीके से इसमें ही डायरेक्ट निवेश कर देते हैं। ठीक है, अब पुनः निवेश किया जाता है तो स्पष्टतः इसमें 1 - a बीटा का मान 1 से कम होगा, तब हमसे ए एफ इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ए एफ का मान अधिक होगा ए से। ठीक है, अब उसके पश्चात उपर्युक्त अर्थात पुनः निवेशन से प्रवर्धक का लाभ बढ़ जाएगा। अब इसमें अगर हम पुनः निवेश कर रहे हैं, मतलब दोबारा जो हमारा आउटपुट सिग्नल है उसे इनपुट कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा प्रवर्धक का लाभ जो है वो बढ़ जाएगा धनात्मक पुनः निवेश से। और अगर 1 - a बीटा का मान 1 से अधिक होने पर ए एफ स्मॉलर देन ए हो जाएगा, अर्थात पुनः निवेशन से लाभ जो है वो हमारा घट जाएगा, अर्थात ऋणात्मक पुनः निवेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब क्या हो रहा है कि 1 से अधिक होने पर मतलब उसका अगर हम पुनः निवेश नहीं करेंगे तो इसमें उसका जो निवेशन है वो उसका लाभ घट जाएगा और ऋणात्मक पुनः निवेश नहीं पुनः निवेश हो जाएगा। ठीक है, अब धनात्मक पुनः निवेश में यदि ए इंटू बीटा इक्वल टू 1 होगा तो हम ए एफ इक्वल टू अनंत हो जाएगा, मतलब कि अर्थात प्रवर्धक में बिना कोई भी सिग्नल आरोपित किए मतलब हमारा वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा और निर्गत परिपथ का निश्चित वोल्टेज का दोलन प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा कि अगर हम धनात्मक निवेश करेंगे ना, धनात्मक निवेश करने से हमारा जो है वोल्टेज लाभ वो बहुत अधिक हो जाएगा, वोल्टेज लाभ बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे कि सिग्नल में आरोपित किया गया इनपुट है वो 0 हो जाएगा और जो हमारे जो हमें जो दोलन मतलब कोई भी वोल्टेज प्राप्त होगा वो एक निश्चित वोल्ट प्राप्त होगा, निश्चित वोल्ट, उसमें कोई भी परिवर्तन फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली है। ठीक है, दोलन प्राप्त होगा जिससे प्रवर्धक दोलित्र की भांति कार्य करने लगेगा, जो हमारा प्रवर्धक है वो दोलित्र की भांति कार्य करने लगेगा। ठीक है, स्पष्टतः इस परिपथ से दोलन प्राप्त करने ए इंटू बीटा इक्वल टू 1 या फिर बीटा इक्वल टू 1/a होना चाहिए। हमें दोलन प्राप्त करने के लिए ए बीटा इक्वल टू 1 या फिर बीटा इक्वल टू 1/a होना चाहिए। इस प्रतिबंध को बार्कहॉसन प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, ये बार्कहॉसन प्रतिबंध को भी हम इसी में पढ़ ले रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ हम टैंक परिपथ भी हम इसी में देखेंगे। अभी आपने चित्र में देखा ही होगा, ये जो हमारा साइड में ये सर्किट है, ये प्रेरकत्व और संधारित्र वाला, ये दोनों सर्किट मिल करके बनते हैं हमारे टैंक परिपथ। यहाँ पर अब हम देखते हैं दोलित्र के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर दोलित्र में सबसे पहली आवश्यकता होती है कि नियत आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करने के लिए अनुनादी एलसी परिपथ की आवश्यकता होती है। अब अनुनादी संरचना आप जानते होंगे, जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं होती हैं बेंजीन की, एक गोला होता है बीच वाला, एक साइड में बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड वाले होते हैं। इस तरीके से अनुनादी संरचनाएं एलसी परिपथ की आवश्यक होती हैं, जिसे हम टैंक परिपथ भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके पश्चात ऊर्जा स्रोत के रूप में डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे हम दोलित्र में डीसी को हम एसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डीसी की आवश्यकता होगी सिंपली तौर पर। अब प्रवर्धक टैंक परिपथ से प्राप्त दोलनों को प्रवर्धक पर आरोपित किया जाता है। अब यहाँ पर टैंक परिपथ से हमें जो दोलन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर टैंक परिपथ में इधर से पुनः निवेशन परिपथ से इधर से आता है, फिर इधर से ये दोलन इधर जा रहा है प्रवर्धक में। तो यहाँ पर प्रवर्धक में जो टैंक परिपथ से जो प्राप्त दोलन होता है प्रवर्धक पर आरोपित किया जाता है एवं प्रवर्धक पावर सप्लाई से ऊर्जा ग्रहण कर इन दोलनों के आयाम में वृद्धि कर देता है। ठीक है, यहाँ बस आप देख रहे हैं ऊपर में पावर सप्लाई है और जब इधर से दोलन आते हैं तो प्रवर्धक इधर से पावर सप्लाई लेता है और सिंपली तौर पर इनके आयाम में वृद्धि कर देता है। अब आयाम किसे कहते हैं कि आप आयाम को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि एक ये हमारे पास ये हमारा छोटा सिग्नल है, इसमें देख रहे हैं इसके तरंग जो है वो छोटे छोटे हैं। मतलब आयाम होता है कि ये जो हमारा मेन बिंदु है, ये सिंबल पॉइंट, इनके बीच की अधिकतम दूरी को हम आयाम कहते हैं। तो ये आयाम को बढ़ा देता है, सिंपली तौर पर आयाम को वृद्धि कर देता है। अब चौथा होता है पुनः निवेशी परिपथ। पुनः निवेशी परिपथ प्रवर्धक से निर्गत ऊर्जा के कुछ भाग को
मतलब यहाँ पर प्रवर्धक से जो हमारी ऊर्जा मतलब निर्गत मतलब आउटपुट ऊर्जा को कुछ भाग को पुनः अनुनादी परिपथ को प्रदान करता है। यह मतलब क्या होता है कि यह प्रवर्धक से निकले हुए कुछ भाग को यह पुनः अनुनादी परिपथ में प्रदान कर देता है। ठीक है, और जिसे हम निरंतर विद्युत दोलन प्राप्त होता है, मतलब ये निरंतर बार बार ऐसे दोहराते रहता है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हमारा कंप्लीट हुआ दोलित्र और दोलित्र की आवश्यकताएं, सिद्धांत, सभी चीजें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।